कंप्यूटर अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स को मैंने बताया था कि 3-4 दिन पहले छत्तीसगढ़ सेट का पेपर हुआ था, सीजी सेट का पेपर हुआ था। तो किसी ने भेजा था और कहा था सर इसको ज़रा हल करवा दीजिएगा। तो आज टेस्ट सीरीज के रूप में सीजी सेट का ये पेपर लोगों को दिया गया और लोग इसको हल कर रहे हैं, हल करके अपना उत्तर भेज रहे हैं। इस सीजी सेट के 100 प्रश्नों को यहाँ पर हल कराया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था जब एमपी का पेपर हुआ था कि 1-2 प्रश्न ऐसे होते हैं विवादित प्रश्न जिसे आयोग अपने अनुसार लेकर चलता है। जैसे सरदार पूर्ण सिंह के निबंध की भी मैंने चर्चा की थी कि कुल 6 हैं या 8 हैं, 6 किसने माना, 8 किसने माना, क्यों माना, वो सारा रीज़न दिया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी 1-2 प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो 1-2 प्रश्नों को छोड़कर ही आप गिनती करिएगा अगर आपने सीजी सेट का पेपर दिया है तो। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अंत तक ज़रूर देखें और मिलान करें, और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिनको पेपर दिया गया है वो भी मिलान करके और इसके बाद सूचित करें कि कितने प्रश्न उनके सही हुए। और अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे यहाँ यूजीसी नेट के लिए, यूपी हायर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, तो आप ये नंबर लिख लीजिए 80 52 58 400 इस नंबर को लिख लीजिए। इस पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी आप ले सकते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है कहाँ से कहाँ तक? तो 343 से लेकर 351 तक। निम्न में से कौन सी लिपि का सॉफ्टवेयर नहीं है? अब इसमें से ये पूछा गया कि किसका सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आकृति लिपि लिखी हुई है, इस आकृति लिपि का सॉफ्टवेयर नहीं है। आकृति का सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सभी का आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। सुलिपि का भी सॉफ्टवेयर है, श्रीलिपि का भी है, श्रुत लिपि का भी है, जैसे आप बोलकर जो लिखते हैं। मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, निम्न में से यहाँ पर सुमेलित आपको करना है। तो यहाँ पर समृद्ध हमारा क्या होगा? बड़ा ऊ जो होगा वो समृद्ध हो जाएगा। बड़ा आ जो होगा ये विवृत हो जाएगा। अ हो जाएगा अर्धवृत और ई हो जाएगा अर्ध समृद्ध। तो इस तरीके से जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा बी। 4 1 2 3। प्रश्न संख्या 5 है कि प्रथम प्राकृत के नाम से किसे जाना जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा पाली को। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सुमेलित करना है आपको। प्रश्न संख्या पहले यहाँ पर 6 देखें कि गीता अच्छी गाती है, इसमें अच्छा क्या है? तो अच्छा विशेषण है। प्रश्न संख्या 7, स्वरित में सुर की स्थिति क्या होती है? तो स्वरित में सुर की स्थिति न ऊपर होती है न नीचे होती है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा दाल भात में द्वंद्व होगा, चरण कमल में कर्मधारय होगा, जनक सुता में तत्पुरुष होगा और पंचनद में द्विग होगा। तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा 8 का ए। प्रश्न संख्या 9 देखें, पूर्वी हिंदी। देखिए हमको धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार नहीं चलना है, यहाँ पर जो हमको चलना है वो आम रूप से या सामान्य रूप से सभी लोगों की जो बात है उसको लेकर चलना है। उत्तर हो जाएगा डी, अर्धमागधी। बैंकों में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कामकाज को आसान बनाने के लिए किया गया सॉफ्टवेयर कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा बैंक साथी। 10 का ए होगा। 11 देखें, ये पेपर वैसा ही है जैसा किसी ने मेरे पास भेजा है, इसीलिए आप देख सकते हैं किसी में थोड़ा कम दिख रहा होगा, हल्का धुंधला टाइप लग रहा होगा। लोग है लागे कवित्त बनावत, घनानंद। फिर यहाँ पर मिलान करना है। प्रश्न संख्या 12 में चंदायन, मुल्ला दाऊद का यहाँ पर चंदायन दिया गया है। असाहित की हंसावली दी गई है।
कुतबन का मृगावती है। माधवन अलकाल कामकंदला गणपति, उत्तर हो जाएगा 12 का बी। प्रश्न संख्या 13 देखें, यहाँ पर भी सुमेलित करना है। चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। बीजोपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकेतन। यानी आपका 13 का उत्तर हो जाएगा ए, पहला सुमेलित है। प्रश्न संख्या 14 देखें, निम्न में से कवियों से कौन पुष्टिमार्गी नहीं है? हित हरिवंश पुष्टिमार्गी नहीं है। सरस्वती पत्रिका के संपादक में कौन शामिल नहीं है? शब्द पर ध्यान दीजिए, कौन शामिल नहीं है? उत्तर हो जाएगा सी, गणेश शंकर विद्यार्थी शामिल नहीं है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो शरतचंद्र की जीवनी है। रहीम ने जो नायिका भेद रचना लिखी वो किस ग्रंथ के आधार पर लिखी है? रसमंजरी के आधार पर। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने नाम दिया। 18 का डी हो जाएगा। समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? उत्तर हो जाएगा बी, कमलेश्वर। कमलेश्वर। मिश्र बंधु विनोद के लेखकों में कौन सा नाम शामिल नहीं है? उत्तर हो जाएगा कृष्ण बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 21 देखें, इसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है, मतलब 2-3 प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आप लोगों को ना पढ़ाया गया हो। आप लोग लगातार इसको पढ़ ही रहे हैं। आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। फिर इसके बाद में आप देखिए मम्मट वामन का रीति हो जाएगा, मम्मट का वक्रोक्ति हो जाएगा, क्षेमेंद्र का औचित्य हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखें, ध्वनि सिद्धांत का खंडन निम्नलिखित में से किस आचार्य ने किया है? उत्तर हो जाएगा आचार्य महिम भट्ट ने किया है। जो हमारे यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं वो लगभग आज इस पेपर में 90+ प्रश्न सही करेंगे। जो यूजीसी नेट और यूपी हायर वाले हैं, यूजीसी नेट और यूपी हायर वाले, यूपी HESC वाले जो हमारे कैंडिडेट हैं वो सब 90+ इसमें करेंगे। टेस्ट सीरीज के रूप में दिया गया है, सब 90+ करेंगे। इतना इन लोगों ने पढ़ रखा है एक एक चीज़ कि कहीं अलग से कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। काव्यालंकार, काव्यालंकार किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ की है, सॉरी काव्यालंकार भामा की है। साहित्य दर्पण किसकी है? विश्वनाथ की है। काव्यानुशासन हेमचंद्र की है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की है। तो इस तरीके से आपका उत्तर हो जाएगा डी। चित्र तुरंग न्याय की जो बात आती है प्रश्न संख्या 24 में श्री शंकुक के संप्रदाय से आती है, वाद से आती है। प्रत्ययमान शब्द का संबंध किस सिद्धांत से है? उत्तर हो जाएगा ध्वनि सिद्धांत। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था है तो बहुचर्चित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 27 देखें, को घट ये वृषभानुजा वह हलधर के बीच। यहाँ पर आपका हो जाएगा पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता में कई भाग हैं, उसी के तहत ये आता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा का 28 का बी। 29 में अनुमितिवाद जो होगा वो हो जाएगा आपका अनुमितिवाद भट्टनायक का। इसके बाद भक्तिवाद, जो भुक्तिवाद हो गया, भक्ति हो गया, भुक्तिवाद होना चाहिए, मिसप्रिंट है पेपर में, सॉरी। यहाँ पर जो अनुमितिवाद दिया गया वो शंकुक का है, जो भुक्तिवाद है वो भट्टनायक का है, जो उत्पत्तिवाद है वो लोल्लट का है और अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त का है। यहाँ पर सही होना चाहिए 2 होना चाहिए, 3 4 2 1 पहला, लेकिन यहाँ पर 2 जगह 4 4 लिख गया है। 3 4 2 1 ऐसे होना चाहिए। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना, 30 का डी हो जाएगा। काव्य प्रकाश मम्मट की रचना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये मिलाना है आपको। अपने अपने पिंजरे जूठन, शिकंजे का दर्द, मुर्दहिया,
ये तो आप लोगों के पाठ्यक्रम में भी है, जो जूठन जो दिया गया ओम प्रकाश वाल्मीकि का, मुर्दैया भी दिया गया, शिकंजे का दर्द भी दिया गया है। तो यहाँ पर ये सिंपल है, मिला लिया होगा आपने, इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, डी होगा। यदि समाजवाद को 2 शब्दों में परिभाषित किया जाना हो तो उसके लिए समानता और समृद्धि, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। समाजवाद से आप लगा सकते हैं इसको आराम से। भारतीय हिंदी की जातीय परंपरा के संस्थापक हैं, अभी ये आप लोगों को तो 2-3 दिन पहले ही बताया गया, रामविलास शर्मा। जब भारतीय हिंदू के नाटक आपको पढ़ा रहे थे, नाटक विधा चल रही थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया ही था, याद आ गया होगा आपको ये देखकर। निम्न में से कौन द्विवेदी युग के रचनाकार नहीं है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के कितने चरण माने हैं? उत्तर हो जाएगा 4 चरण माने हैं। मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित रचना कौन सी नहीं है? शब्द पर ध्यान दीजिए, कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा महाभोज नहीं है। किस दर्शन में यथार्थ, समग्रता और क्रमबद्धता को नकारा गया है? मार्क्सवाद, डी हो जाएगा। रामायण मेला के आयोजन की परिकल्पना किस विचारक की है? तो राम मनोहर लोहिया की है। 38 का डी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया की है। अगला प्रश्न देखें, समता, स्वतंत्रता, बंधुता का संबंध किस दर्शन के आधार बिंदु है? उत्तर हो जाएगा अम्बेडकर दर्शन। प्रश्न संख्या 40 देखें, ये भी बहुत साधारण है, इसको तो मिला ही लिया होगा आपने। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज, इसे तो मिला ही लिया होगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानाडे, तो इसे मिला ही लिया होगा आप लोगों ने। तीसरा होगा, प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को कैसे दिखाया गया है? लोक सेवक के रूप में दिखाया गया है, वनवासी नहीं। करुणा बहुल होने के कारण शुद्ध बुद्ध संबंधी साहित्य भी मुझे बहुत प्रिय रहा है, ये किस छायावादी लेखक का कथन है? तो ये महादेवी वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? मुक्तिबोध की है, भूल गलती। एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है, किसका है? सुदामा पांडे धूमिल। पृथ्वीराज रासों में अध्याय को क्या कहा जाता है? समय। कामायनी का कर्म है भाववृत्ति, कर्मवृत्ति तथा ज्ञानवृत्ति के सामंजस्य द्वारा समरसता और उसके फलस्वरूप आनंद की सिद्धि, कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी। नहीं पराग नहीं मधुर, मधुर नहीं विकास यही काल, किसके लिए सुनाया, किसके दरबार में सुनाया गया था? जय सिंह। अगला प्रश्न देखें, नैना अंतरि आओ तू, ये किसका पद है? कबीर का है। निम्न में से अष्टाप के कवियों में किस कवि ने भ्रमरगीत प्रसंग पर काव्य नहीं रचा है? अब इसमें देखिए, चतुर्भुज ने भी नहीं रचा है और कुंभन दास ने भी नहीं रचा है। हो सकता है कि 1-2 पद हो कहीं पर, खैर मुझे तो ऐसी जानकारी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि एक आध प्रश्न हो सकते हैं इस तरीके से, लेकिन आयोग ने कैसे दे दिया, किस तरीके से दिया, किस आधार पर दिया, इसलिए हम प्रश्न संख्या 49 को छोड़ रहे हैं। किसी एक पद पर आधार पर भ्रमर गीत पूरा नहीं माना जा सकता है। गीत फरोश, कविता में फरोश का आशय क्या होगा? विक्रेता। नरक कुंड में वास किस उपन्यास का अगला भाग है? धरती धन्ना अपना। पार्वती और मिश्रानी देवरानी जेठानी की कहानी में है। डेरा जट्टा गांव, ये किस उपन्यास में है? जिंदगीनामा में। डेरा जट्टा गांव, भाई सेट का पेपर है तो जाहिर सी बात है कि इसमें चीज़ें वैसे ही आपको मिलेंगी। बाणभट्ट की आत्मकथा आपने पढ़ा, उसमें मैंने बताया कि बाणभट्ट का जन्म किस वंश में हुआ, उसके पिता का क्या नाम था, उसके दादा का क्या नाम था, बचपन का इसका क्या नाम था, इनके भाई जो थे वो उनका स्वभाव कैसा था, भाई ने कैसे समझाया, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। रेत समाज तो ये गीतांजलि श्री का है। निम्न में से उपन्यास और उनके पात्रों के साथ सुमेलित जोड़ा कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप मिला लीजिए, शनिचर जो है वो राग दरबारी में है, डॉक्टर प्रशांत महिला आंचल में है,
थॉमस लीजा बाणभट्ट की आत्मकथा निपुणिका, यानी आपका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, बहुत पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ निर्बल हो जाती है, बड़े बड़े फिलासफर छोटी बातों के में चक्कर खाने लगते हैं। शेखर एकजीवनी। गोदान उपन्यास में कुल प्रकरणों की संख्या कितनी है? 36। गोदान उपन्यास भी आप लोगों को पढ़ाया गया है, पूरा डिटेल बताया गया है, एक एक पॉइंट इसमें बताया गया है गोदान उपन्यास में, और इसे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा भी है। और आप देखते हैं कि गोदान उपन्यास से परीक्षा में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 36, इसलिए इस उपन्यास को बहुत अच्छे से पढ़िए। तमस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1975 में दिया गया है। सतगुरु सेवा, सत्य करिमाने, सत्य विचार, ये किस उपन्यास से लिया गया है? ये किस उपन्यास की पंक्ति है? तो मैलांचल की है। निम्नलिखित में से कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर मैं हार गई, देखिए इसमें जो प्रकाशन वर्ष लिया है इन्होंने किस आधार पर लिया है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं हार गई यहाँ पर 57, एक वर्ष इन्होंने बढ़ा कर दे दिया है। खैर उससे नहीं मतलब है, उस आधार पर अगर हम देखें तो क्रम हमको मिल जा रहा है, क्रम उस आधार पर अगर देखें तो मिल जा रहा है। पहले होगा आपका तीसरा, इसके बाद होगा चौथा, फिर होगा दूसरा, उसके बाद पहला। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्रम मिल जा रहा है। अगला प्रश्न जो दिया गया है, राही कहानी में राही को किस जुर्म में जेल होता है? तो अनाज की चोरी। दुलाई वाली कहानी में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा होती है? तो काशी से इलाहाबाद तक की यात्रा। अपना अपना भाग्य कहानी जो आप देखेंगे कि पहाड़ी है, पहाड़ी क्षेत्र की बात हो रही है, नैनीताल की बात हो रही है। नैनीताल के पीछे जो खेल का मैदान पड़ा है पूरा जिक्र किया गया है, वहीं तिपाही पर दोनों मित्र बैठे हुए होते हैं। गफूर ने कहा है, यानी इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर गए थे, क्या लाए थे? एड़ी चमकाने का पत्थर। से बहुत सारी कहानियाँ इसमें, जीप एक्ट सा याद होगा। तो यहाँ पर 65 का डी हो जाएगा। 66 देखें, चीफ की दावत कहानी में सामनाथ के घर में जो दावत होती है, पूछा गया किसके घर में दावत होती है? यहाँ पर जैनेन्द्र की कहानियों का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो पहले हो जाएगा फांसी, फिर बातायन, नीलम देश की राजकन्या और एक रात। अगला प्रश्न है कि परिंदे कहानी की नायिका जो लतिका है वो किस स्कूल में पढ़ाती हैं? तो कुमायूं के कॉन्वेंट स्कूल में। कोसी का घटवार कहानी में गोसाई कितना आटा लक्ष्मा के उसमें मिला देता है? तो जब लक्ष्मा इधर उधर बात कर रही होती है, चुपके से गोसाई 2-2.5 सेर आटा मिला देता है। ग्रेगिन कहानी में मालती के पिता का क्या नाम है? गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पिता नहीं है, पति है। पिता का कहीं कोई नाम ही का जिक्र ही नहीं है, महेश्वर, पति। 2 आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। यह कथन आधे अधूरे नाटक में कौन कह रहा है? बड़ी लड़की कह रही है। महाभोज नाटक में जो गांव है वो गांव कौन सा है? सरोहा गांव। 72 का ए हो जाएगा, सरोहा। यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो, आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन कर रहा है? विदुर कह रहे हैं। 73 का आपका सी हो जाएगा, विदुर। यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। अभी जो मैंने बकरी नाटक आपको पढ़ाया था वहाँ पर आपने देखा होगा, ये मैंने पूरा जिक्र किया था। अभी नाटक जल्दी ही पढ़ाया गया है आपको, 1 हफ्ता मुश्किल से हुआ है। आप PDF उठाकर देखिए, उस PDF में सारी चीज़ें लिखी हैं, अगर किसी का गलत हुआ हो तो। अंधेर नगरी नाटक में जो बाजार है वो तीसरा दृश्य है। महाभोज नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? तो कुल 11 दृश्य हैं महाभोज में। 77 देखें, रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को किसे उपहार स्वरूप देना चाहता है? यवन राज को। अंजू दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच में कितने वर्ष का अंतराल है? मैंने बताया है 20 वर्ष का अंतराल है, कि पहला दृश्य है, इसके बाद जब दूसरा दृश्य आता है तो 20 वर्ष के बाद का दृश्य है।
राजनीति और साहित्य की टकराहट तथा राजसत्ता बनाम सृजनात्मक किस नाटक के विषय वस्तु है? तो आषाढ़ का एक दिन कालिदास को देखिए, साहित्य की बात हो रही है, वहीं एक तरफ राजसत्ता की भी बात चल रही है, दोनों की टकराहट है। कार्नेलिया जो कि चंद्रगुप्त नाटक की पात्र हैं, 80 का 80 हो जाएगा। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया, ये कौन कह रहा है? तो संस्कृति और सौंदर्य में कहा गया है। भारत की उन्नति कैसे हो सकती है, वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? 1884 में प्रकाशित हुआ, ये भी अभी 5-6 दिन पहले आपको पढ़ाया गया। संवाद और एकालाप निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो मलयज हैं, 83 का बी होगा। वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क हैं और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं, कल की लाइव कक्षा में मैंने कहा था कि वास्तव में जो कर्मठ जीवन हम लोग जीते हैं वो 30-40 के बीच में ही जीते हैं। कल अभी मैंने ये बात आप लोगों को बताई ही है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास अभी कल ही कुबेरनाथ राय का निबंध तो पढ़ाया गया आप लोगों को। समकालीन हिंदी निबंध पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से होता था? हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़ से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कौन सा है? तो यहाँ पर गलत डी हो जाएगा। हमारा रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थितियाँ देश के वातावरण, देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है, संबंधित हैं। इनके निबंधों में ये मैंने आपको बताया था, लेकिन ये कथन याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको कि बालमुकुंद गुप्त के बारे में आप लोगों को जो निबंध का विकास मैंने कराया है वहाँ पर मैंने कराया कि बालमुकुंद गुप्त को कहा जाता है कि इनके निबंधों में प्राण भारतेंद्र युग का और शरीर द्विवेदी युग का है। भारतेंद्र और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी इन्हें माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है, लेकिन किसने कहा है ये याद नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ तक जो उम्मीद पूरी लग रही है वो जयनाथ नलिन ने कहा है, जहाँ तक उम्मीद है जयनाथ नलिन ने कहा है। अच्छा, जब बालमुकुंद गुप्त की बात आती है तो यहाँ पर एक चीज़ और याद आ जाता है, साहित्य में निबंध का ऋषिकेश किसे कहा गया है? कितने लोग बताएंगे? जितने लोग देख रहे हैं वो बताइए कि साहित्य में निबंध का ऋषिकेश, साहित्य में निबंध के ऋषिकेश के रूप में किसे जाना जाता है? साहित्य में निबंध का ऋषिकेश किसे कहा गया है? बालकृष्ण भट्ट को। किसने कहा है? सुधाकर पांडे ने। अगर आप देख रहे हैं, आपको पता था तो ज़रूर बताइएगा सर पता था, अगर नहीं पता था तो ज़रूर ये बताइएगा कि नहीं पता था, और नहीं पता है तो लिख लीजिए कि साहित्य में निबंध का ऋषिकेश बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त नहीं, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र युगीन बालकृष्ण भट्ट को सुधाकर पांडे ने कहा है। सुधाकर पांडे। जयनाथ नलिन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जयनाथ नलिन की बात आती है तो जयनाथ नलिन ने बालकृष्ण भट्ट के बारे में भी कहा है, बालकृष्ण भट्ट के बारे में भी कहा कि बालकृष्ण भट्ट केवल उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, प्रत्युत भावी निबंध साहित्य का मार्गदर्शक भी हैं। तो जयनाथ नलिन ने जो लिखा है, जो अपनी रचना लिखी है, उसमें भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग दोनों के बारे में कहा है। तो द्विवेदी युग के बारे में जब बात आती है तो मुझे लगता है कि बालमुकुंद गुप्त के बारे में उन्होंने ही कहा होगा, लेकिन इस वक्त तुरंत नहीं याद आ रहा है कि शायद उन्हीं ने कहा है या किसी और, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, तो इसे ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है, गलत कौन सा है? यहाँ पर गलत आपको देखना है कि गलत कौन सा है। कविता में भाषा की सब शक्तियों का काम लेना नहीं पड़ता है, यही गलत होगा आपका। पेपर तो आपके पास सही है, टेस्ट सीरीज के रूप में भेज दिया गया है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 89 देखें, यहाँ पर ये पूरा प्रश्न देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। सफ़र सुहाने, सफ़र सुहाने पुष्पा भारती का है। क ख ग मृदुला गर्ग का है। साहित्य समाज का दर्पण है, रचना यादव का है। और चैत चित मन महुआ नीरजा माधव का है। यानी आपका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न देखें, कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन के अनुसार सही कथन कौन सा होगा? तो प्रिया नीलकंठी, अभी ये आपको कल ही दिया गया है। पहले प्रिया नीलकंठी होगा, उसके बाद में प्रिया नीलकंठी के बाद में आपका हो जाएगा रस आखेटक, रस आखेटक होगा। रस आखेटक के बाद में फिर आपका गंधमादन, विषाद योग और निषाद बांसुरी। 4 2 1 3 ये बनेगा आपका 4 2 1 3, 4 2 1 3। फाइल चलने लगी, ये तो आपको पता ही होगा। जामुन का पेड़ का व्यंग, जो व्यंग जामुन का पेड़ है उसी का ये कथन है। लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें में क्या चीज़ है? तो जिंदगी है। माटी की मूर्तें में क्या है? जिंदगी है। अब कई सारे लोग जो मुझे आंसर भेजे हैं, शायद वो जल्दबाजी में उन्होंने ये लिखकर भेज दिया है कि माटी की मूर्तें में क्या है, तो उन्होंने लिख के भेज दिया है खूबसूरती, है ना, जो कि गलत है, खूबसूरती नहीं है। इसीलिए एक एक चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जाती है, एक एक चीज़ें समझाई जाती हैं कि इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दें। तो माटी की मूर्तें में क्या है? माटी की मूर्तें में यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर जिंदगी है। निम्न में से दिनकर के मतानुसार निम्न में से संस्कृति के 4 अध्याय में कौन कौन है? उत्तर हो जाएगा आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव। पहला, भोलाराम का जीव कहाँ अटका हुआ था? तो पेंशन की फाइल में, क्योंकि उसकी पेंशन नहीं मिल रही थी। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र है। अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, यह पंक्ति किस आत्मकथा से ली गई है? तो उत्तर हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं। कविता ही है, आपको मिल जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं पहले कविता के रूप में लिखा गया था, बाद में पूरी आत्मकथा लिखी गई। तो पहले कविता के रूप में क्या भूलूं क्या याद करूं, उसी में है अगणित उन्मादों के क्षण। प्रश्न संख्या 97, प्रेमचंद घर में जो शिवरानी देवी ने लिखा है उसका संस्मरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1994 में प्रकाशित, 1944 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 98 में है कि ये एक कहानी यह भी रचना में लेखिका के माँ की विशेषता क्या है? तो धार्मिक स्वभाव की महिला थी। एक साहित्य की डायरी मुक्तिबोध ने जो लिखा है वो सबसे पहले किस पत्रिका हेतु भेजी थी? तो नया खून में ही इसी शीर्षक से लिख ही रहे थे। एक साहित्यिक की डायरी निबंध स्तंभ, तो नया खून में ही भेजा। आपोदरी में लेखिका पर किस वाद का प्रभाव था? उत्तर हो जाएगा फ्रायडवाद। तो इस तरीके से 100 प्रश्न पूरे थे जो मैंने आप लोगों को दिया। अब अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा और कम से कम 2 प्रश्न तो आप हटाकर ही चलिएगा जब भी गिनिएगा। अगर आपके मान लिया कि आपने CG सेट का पेपर दिया है और आपके 76 प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना, तो इससे अगर मिलान कर रहे हैं तो आप 74 मानकर चलिए, हमेशा 2 प्रश्न कम मानकर चलिए। चाहे जहाँ मिलाइए चाहे जैसे आप मिलाइए, लेकिन हमेशा 2 प्रश्न 3 प्रश्न कम मिलाकर चलिए, क्योंकि आयोग इस तरीके के प्रश्न एक आध जरूर रहता है, हर आयोग में देखने को मिलता है। या हो सकता है बताने में कहीं मानवीय भूल एक आध में हो जाए, तो इसलिए 1-2 प्रश्न 3 प्रश्न आप जरूर हटा कर चलें। बाकी कोशिश यही की जाती है कि कहीं पर कोई गलती ना हो। तो हमारे जो पेड मेंबर्स हैं वो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि कितने प्रश्न सही हुए, व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो मैंने प्रारंभ में भी नंबर बताया था, फिर बता दे रहे हैं, 80 52 58 4 004। इस नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं।